हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले बुक में से उसके क्वेश्चंस पढ़ लें, अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ लें और बाद में वीडियो देखना शुरू करें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ये पृथ्वी से जो ऊष्मा वायुमंडल की तरफ जाती है उसको रोक कर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वायुमंडल में होना बहुत जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ना होती तो या तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती या बहुत ज़्यादा ठंड होती कि मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, यानी कि पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए इसका वायुमंडल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन कारखानों के द्वारा और गाड़ियों के द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है उसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है और ग्लोबल वार्मिंग करती है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है वो पिघलने लगती है और एक नदी का रूप ले लेती है और ज़्यादा पिघलने के कारण इन नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। और इन नदियों के आसपास जो गांव बस कई बार इन नदियों में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कि वो गांव भी डूब जाते हैं। और लगातार बाढ़ आने के कारण इन गांवों में कई पेड़ पौधों की जातियां और कई जानवरों की जातियां ही खत्म हो गई हैं। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण होता है। इसके साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाती है, और जब ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है और वो भारी होती है। यानी कि जैसे हम पानी को गर्म करते हैं उसमें से भाप निकलती है तो वो भाप गर्म होती है, वो ऊपर की तरफ उड़ती है और चारों तरफ फैलती है। इसी तरह जब वायु हल्की होती है या वायु गर्म होती है तो वो ऊपर उठकर चारों तरफ फैल जाती है। जबकि वायु ठंडी होती है तो इसका उल्टा होता है कि वायु सिकुड़ जाती है या सघन हो जाती है और वो भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ आने लगती है भारी होने के कारण। और जब नीचे वाली वायु दोबारा से गर्म हो जाती है वो फिर दोबारा से ऊपर उठने लगती है। तो इस तरह से गर्म और ठंडी वायु का चक्कर चलता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसे वायु चक्कर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। हमें बाहर जो खुला वातावरण दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये एक वायुमंडल है और इस वायुमंडल की 5 परतें हैं। इसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। इनको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल को पढ़ेंगे। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो धरती के ऊपर है और यह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हम सब इसी वायुमंडल में रहते हैं, इसी परत में रहते हैं और इसी परत से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा जो वर्षा होती है या धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है या ओले पड़ते हैं, ओला वर्षण होता है, ये सब क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो बादल होते हैं वो इसी परत में होते हैं, इसके ऊपर नहीं होते। वर्षा भी यहीं पे होती है, कोहरा भी यहीं पे पड़ता है और बादल भी यहीं पर होते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी इसी परत में होती है। इसके बाद आता है समताप मंडल। ये दूसरी परत है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल के ऊपर है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि क्षोभ मंडल के अंदर ही बादल होते हैं, उसके ऊपर बादल नहीं होते। तो समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं और ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है कि जैसे बारिश होती है, ये चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। इस कारण समताप मंडल में जहाज उड़ाना संभव है, यहाँ पर जहाज उड़ते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। इसके बाद आता है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर होती है और यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।
और जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड धरती की तरफ आते हैं तो वो वायुमंडल की इस परत में आकर जल जाते हैं और धरती पर आने से रुक जाते हैं, यानी कि इस परत में ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आती है बाह्य वायुमंडल, जो चौथी परत है। बाह्य वायुमंडल में जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना अधिक तापमान बढ़ता जाएगा, यानी कि इस परत में तीव्रता के साथ तापमान बढ़ता है और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। रेडियो संचार भी इसी परत में फैला हुआ है, यानी कि इसी परत से रेडियो संचार होता है। जो हम एक स्थान पर बोलते हैं और वो हमें रेडियो के द्वारा दूसरे स्थान पर सुनता है, तो रेडियो तरंगे इसी परत में होती हैं। और सबसे आखिरी परत होती है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे लास्ट परत है, इसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह वायु की पतली परत होती है। इसके अंदर हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, और ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं ये गैसें। इसके बाद हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि धरती के ऊपर मौसम लगातार बदलता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो हर रोज देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि सुबह के समय मौसम साफ होता है, लेकिन कुछ ही देर में बारिश आ जाती है, तो इसको मौसम का बदलाव ही कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जून के महीने में कितनी गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में कितनी ठंड हो जाती है, तो ये मौसम का ही परिवर्तन है। जब ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तापमान को। वायु के अंदर जो ताप और शीतलता होती है उसके परिणाम को तापमान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक लेवल तक गर्मी बनी रहती है और जिसे थर्मामीटर से हम नापते हैं तो उसे शरीर का तापमान कहा जाता है। इसी तरह वायुमंडल में भी एक लेवल तक गर्मी होती है जो वायुमंडल को बनाए रखती है, इसे तापमान कहते हैं। वायुमंडल का ये तापमान प्रतिदिन भी बदलता रहता है। जैसे आज गर्मी है और अगले दिन कम गर्मी होती है, और ज़्यादा समय के लिए भी बदल जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि जून के महीने में तापमान और होता है और दिसंबर के महीने में तापमान और होता है। इसके अलावा तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला आतपन होता है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन का अगर आप आ हटा देंगे तो शेष बचता है तपन, यानी जब पृथ्वी तपती है तो उस तपत को आतपन कहते हैं। और ये आतपन भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा होता है, और भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं तो ये आतपन घटने लगता है, यानी पृथ्वी की तपन कम होने लगती है। और यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का आतपन बहुत कम होता है, शून्य के बराबर होता है। यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोनों ध्रुवों पर बर्फ क्यों जमी हुई होती है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में गर्मी ज़्यादा क्यों होती है। शहरों में कई मंजिला मकान होते हैं, भवन होते हैं। जो शहर के अंदर गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती हैं ये इमारतें, और वो गर्मी शहर के अंदर ही रुक जाती है, जिस कारण से शहर गर्म होता है और उसके बाहर का वातावरण यानी आसपास के गांवों का वातावरण पर्यावरण ठंडा होता है। क्योंकि नगर के जो कई मंजिला मकान होते हैं वो बाहर की ठंडी वायु को शहर के अंदर नहीं आने देते, और शहर के अंदर की गर्म वायु को बाहर नहीं जाने देते। और शहर के अंदर ये गर्म वायु कैसे पैदा होती है, क्योंकि शहरों के अंदर कई फैक्ट्रियां भी होती हैं और शहरों के अंदर कई गाड़ियां भी चलती हैं, जिनके कारण ऊष्मा पैदा होती है या धुआं छूटता है, जिससे शहर का वातावरण गर्म हो जाता है। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है, यानी तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, और उसके नाम पर ही सेल्सियस के आधार पर इसको मापा जाता है, यानी इसकी मापने की इकाई सेल्सियस है। और 0 डिग्री पर ये तापमान जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है।
जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी जम जाता है, और जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो वो उबलने लगता है। और जिस यंत्र के द्वारा तापमान नापा जाता है उसे तापमापी यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी स्थान का तापमान पता लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वायु दाब की। जब हम बाहर खुले में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि वायु हमारे शरीर के ऊपर दबाव डालती है, यानी कि हमारे शरीर को एक धक्का देती है। जैसे बहुत तेज हवा चलती है या आंधी चलती है तो उस समय आपने ये धक्का महसूस किया होगा। और जब आंधी नहीं चलती, हल्की हवा चलती है तो भी एक दबाव सा हमारे शरीर पर पड़ता है, लेकिन ये वायु हमारे शरीर के चारों तरफ होती है, इसलिए हमें ये दबाव महसूस नहीं होता। और इसके अलावा हमारा शरीर इसको वापस धकेलता है, विपरीत दिशा में इसको धकेल देता है, यानी पीछे हटा देता है। इस कारण हमें ये दाब महसूस नहीं होता। तो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जो बल लगाती है उसे वायु दाब कहते हैं। ये दाब वायु पृथ्वी के ऊपर भी लगाती है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया ये दाब वायु दाब कहलाता है। और जैसे जैसे ये हवा वायु पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाती है तो ये दाब कम होने लगता है, इसका दबाव कम होने लगता है, इसकी ताकत कम होने लगती है। और जब ये वायु पृथ्वी के ऊपर होती है तो इसकी ताकत ज्यादा होती है, इसका दबाव ज्यादा होता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हवा जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर जाकर बिखर जाती है, तो उसका दबाव कम हो जाता है। और जब हवा ठंडी होती है तो वो पृथ्वी की तरफ आने लगती है, नीचे की तरफ आने लगती है, और वो कठोर हो जाती है, यानी कि वो भारी हो जाती है, तो उसका दबाव भी ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह से जब ये वायु समुद्र के ऊपर होती है, पानी के ऊपर होती है, तो इसमें पानी की मात्रा और ज्यादा हो जाती है, तो ये और ज्यादा भारी हो जाती है और ज्यादा ये नीचे की तरफ आने लगती है, जिससे पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर दबाव पड़ता है। समुद्र के आसपास की जो जमीन होती है उस पर जो हवा चलती है उसके अंदर भी पानी की मात्रा होती है, इसलिए वहाँ का तापमान भी कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। वायु दाब को वायु दाब मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इस यंत्र के द्वारा हम किसी स्थान पर वायु दाब की मात्रा को नाप सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पवन की। जिस दिशा से पवन आती है उस दिशा के नाम पर ही इसका नाम रखा जाता है। जैसे पश्चिम से पवन आती है तो उसे पछुआ कहा जाता है। अब बात करेंगे कि ये पवन कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, या पवन किसे कहते हैं। अभी हमने उच्च दाब और निम्न दाब की बात की थी कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है और वो भारी होती है, उसे उच्च दाब कहते हैं। और जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और वो फैल जाती है, उसे निम्न दाब कहते हैं। तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, उसे पवन कहते हैं। या उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। ये पवन कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है। जैसे हम बाहर होते हैं तो ये पवन हमें कई बार हल्की हल्की लगती है और हमें अच्छा आनंद आता है। इसके अलावा कभी ये पवन इतनी तेज गति से बहती है कि सामान को भी उड़ाकर ले जाती है और पेड़ आदि को भी गिरा देती है। इस तरह से इसका तेज रूप से आना या तेज गति से आना नुकसानकारक भी होता है। जब पवन इतनी तेज गति से आती है तो हम अगर इसके विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमारा चलना भी मुश्किल हो जाता है और यह हमें पीछे की ओर धक्का लगाती है। पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायी पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वे होती हैं जो पूर्वी और पश्चिमी पवनें होती हैं, ये हमेशा एक जैसी रहती हैं पूरा साल, तो ये स्थायी पवनें कहलाती हैं, यानी कि ये पूरा वर्ष एक निश्चित दिशा में ही चलती है। दूसरा है मौसमी पवनें, जो पवन मौसम के अनुसार चलती है। जैसे भारत का मानसून पवनें हैं तो वो अपने मौसम में ही आती है, इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। तीसरा है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी स्थान पर किसी भी समय में आ जाती हैं या किसी छोटे क्षेत्र में
पूरा साल में या किसी एक दिन के अंदर किसी भी समय आ जाती हैं तो इन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। आगे ये एक चक्रवात का उदाहरण दिया है, इसको पूरा पढ़ें और पता लगाए कि चक्रवात कैसा होता है, किसे कहते हैं और ये कितना नुकसान करता है। इसके ऊपर वाला जो चित्र है जिसमें नीचे लिखा हुआ है प्रमुख वायु दाब पेटियां, तो ये पृथ्वी का चित्र बनाया हुआ है और इसके बीच में जो लिखा हुआ है भूमध्य रेखीय निम्न दाब, तो ये बीच में भूमध्य रेखा है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और दोनों तरफ नीचे और ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों ध्रुवों से ये जो लाल तीर का निशान है ये वायु का निशान है कि ये वायु दिखाई गई है इन तीरों के द्वारा। दोनों ध्रुवों से वायु बीच की तरफ आ रही है यानी भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। दोनों ध्रुवों से वायु बहकर भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। जैसा हमने पढ़ा था कि दोनों ध्रुवों पर बर्फ होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी वायु होती है और बीच में भूमध्य रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो हमने पढ़ा था उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं। इस चित्र में भी यही दिखाया गया है। आगे हम बात करेंगे आर्द्रता की। पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है जैसे तालाब, नदियां, झीलें, जो भी जलाशय हैं वो सूर्य की गर्मी के कारण उनका पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, ऊपर की तरफ उड़ता रहता है और वो वायुमंडल में फैल जाता है। इससे वायुमंडल में पानी की मात्रा बनी रहती है जिससे आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में नमी बनी रहती है और इस नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। और जब यह पानी की मात्रा वायु में ज्यादा हो जाती है तो उस दिन आर्द्र दिन होता है कि ठंडा दिन होता है। और जब यह पानी की मात्रा कम हो जाती है वायु के अंदर तो उस दिन गर्मी बनी होती है या गर्म दिन होता है। इस तरह से वायुमंडल के अंदर यह नमी कम या ज्यादा होती रहती है जिससे मौसम बदलता रहता है। इसके अलावा ये भी होता है कि दिन के समय ये नमी वायुमंडल में कम होती है जिससे गर्मी होती है और रात के समय ये नमी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सूर्य की धूप नहीं होती और वो नमी की मात्रा सूखती नहीं है तो रात को ठंड लगती है या ठंडा मौसम होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पेपर में कि दिन में गर्मी लगती है रात को क्यों नहीं लगती, तो यही कारण है कि दिन में तापमान ज़्यादा होता है जिस कारण गर्मी लगती है और रात के समय वायुमंडल में तापमान ठंडा हो जाता है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वायुमंडल में तो इस कारण रात को गर्मी नहीं लगती या दिन की बजाय रात को कम लगती है। पृथ्वी के सभी जलाशयों से जब पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाकर ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होकर के वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, संघनित होना शुरू हो जाता है कि वो इकट्ठा हो जाता है। और जब वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर पानी की बूंदें भी होती है, नमी होती है, तो वो बादल का रूप ले लेता है। और जब उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है तो बादल से वर्षा होने लगती है। तो इस तरह से वर्षा होती है और जो पृथ्वी से जल वाष्प बनकर ऊपर गया था वो बारिश बनकर वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये जल चक्कर चलता रहता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जल चक्कर किसे कहते हैं। और जब आकाश में कोई हवाई जहाज चलता है तो उसका जो धुआं होता है या जो गैस वो छोड़ता है वो पीछे एक रास्ता सा बना लेती है, यानी कि एक लाइन सी बनती जाती है उसके गैस की। यह क्यों बनती है, क्या कारण है इसका? जैसा कि अभी हमने कहा कि जो पृथ्वी से वाष्प बनकर ऊपर जाता है वो ऊपर जाकर ठंडा होना शुरू हो जाता है, सघन होना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है कि जब हवाई जहाज से कोई गैस निकलती है तो वो भी सघन हो जाती है और वो ज़्यादा दूर तक फैलती नहीं है, तो वो एक रास्ते के रूप में नजर आती है, जैसे एक सड़क बन गई है। पृथ्वी से जो जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं और जो जल बादल से वर्षा के रूप में नीचे आता है उसे वर्षण कहते हैं। और वर्षा का ये जल वापस जमीन के अंदर चला जाता है, पौधों की जड़ें खींच लेती हैं और ये जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरह से ये वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, एक चक्रवाती वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरी संवहनी वर्षा। वर्षण का दूसरा रूप हिम और ओला है। ये ओला भी
वर्षा के रूप में ही आता है, जो बादलों से आता है। इस तरह से जो पृथ्वी से पानी वाष्प बनकर ऊपर गया था वो दोबारा पृथ्वी पर वापस आ जाता है और मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर यह वर्षा ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर यह वर्षा कम मात्रा में आती है तो सूखा या अकाल की स्थिति बन जाती है। वह भी बहुत नुकसानदायक होता है और मनुष्य का काफी नुकसान हो जाता है। तो इस लेसन को पढ़कर आप वायुमंडल, मौसम और वायु दाब या वर्षण के बारे में काफी जान चुके हैं। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऑल द बेस्ट।